morning, students. Today will be discuss about history, chapter number second, from trade to territory. The company established power. लास्ट में भी कुछ वीडियो के माध्यम से टॉपिक्स पर डिस्कस किया था. टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द दिस चैप्टर्स. नाउ लेट अस स्टार्ट. इन द बिगिनिंग टाइमिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. स्टार्टिंग में ये ट्रेड मीन्स व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करने के साथ किस तरह से उन्होंने साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया, पूरा अपना आधिपत्य अधिकार बना लिया था पूरे देश पर. वो कैसे हुआ उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो कंपनी की सत्ता जो है वो कैसे स्थापित होती है. क्योंकि ट्रेड से साम्राज्य तक जाने के लिए या फ्रॉम टू टेरिटरी गो टू द किसी कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. कि इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी का उन्होंने किया, और उस पार्टी में किस प्रकार से यहाँ पर आगे आपको दिया गया है. औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. तो जो मुगल बादशाहों में औरंगजेब था, जो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था. और आफ्टर हिज डेथ वो 1707 में हुई. उसके बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार भी यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे. लेकिन जैसे जैसे विभिन्न भागों में जो राज्य थे वो पार्ट ऑफ इंडिया के, जिसमें आपका दिल्ली है, कुछ नो लॉन्गर फंक्शन इन इफेक्टेड. क्योंकि वहाँ पर जो विभिन्न भागों में ताकत खेती रास्ते सामने आने लगी थी, उनमें दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि ये उस टाइम बहुत ही प्रभावी क्षेत्र था. यहीं से पूरा संचालन होता था. दिल्ली अकबर और इनका साझा कायम यहाँ पर रहा. तो इस पर जैसे वाई द सेकेंड हाफ ऑफ द 18, यानी मध्य में आकर के 18वीं सेंचुरी के मध्य में आकर के जो ब्रिटिश की पावर थी 18वीं सदी के में, जो इनकी अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी. और वो नई ताकत उभरने के लिए धीरे धीरे इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने कई इलाकों पर यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था ट्रेडिंग के माध्यम से. और इसी तरह से वहाँ पर उनके आधिपत्य भी हो चुका था. और इस प्रकार से कई प्रकार से ऐसे पॉलिटिकल्स जो प्रभाव थे वो भी उनके राजनीतिक प्रभाव भी पड़ने लगे थे. जैसे और जो यहाँ के इलाके पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी. पर फिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि यह एक विशाल साम्राज्य स्वामी बन बैठा जो देश, और उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे. यहाँ पर आफ्टर औरंगजेब देयर वाज ए पावरफुल मुगल रूलर्स, बट मुगल एम्परर्स टू द, क्योंकि ये जो मुगल एम्परर थे, सम्राट हुए धीरे धीरे, और यहाँ पर आकर के रूल को आउट इन द 1857 में ब्रिटिश का जो पूरा तात्पर्य ब्रोक हो गया था. क्योंकि बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर जो थे, लास्ट मुगल एम्परर थे, वो धीरे धीरे इनको, क्योंकि उनको एक नेचुरल लीडर थे, वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाई द कंपनी, जो इनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन. क्योंकि इन व्यापार के माध्यम से, व्यापार करने का उद्देश्य ही क्या था, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की स्पीसीज यानी कि मसाले वगैरह थे, और भी आपका कॉटन है था, रेशम है,
नील की गई थी। ये सारी चीज़ें इन्हीं को ये का था यहाँ से कम मूल्य पर खरीद करके और अपने देश में, अपने कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप में वो ज़्यादा महंगा उनको बेचें। तो इस तरह से धीरे धीरे गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में या ईस्ट में, पूर्व में, पूर्वी क्षेत्र में से स्टार्टिंग हुआ था इसका। और ये कब हुआ था? 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी occurred in the charter from their ruler of England Queen Elizabeth I। यानी जिस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था वो किन के हुआ था? इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिनसे वहीं से स्टार्टिंग हुआ था। इन्होंने इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, इससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था, पूर्व साइड से, जिसमें कंपनी समुद्र पार करके नए इलाकों से सस्ती कीमत वस्तुएं खरीद करके, यानी जो सस्ती वस्तुएं थी उनको खरीद करके और फिर वो बेचते थे और उनको महंगे उस पर, यानी खरीद करके उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। और ये जो, और दूसरी तरफ क्या था, क्योंकि कंपनी को दूसरी तरफ से अंग्रेजी जो व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि दूसरी कोई कंपनियां थी नहीं, अकेली इंग्लिश की कंपनियां, जो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पर प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता का कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन नहीं होना था। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे उसमें एक साम्राज्य के रूप में बन गया था, और वो साम्राज्य उसमें किस तरह से प्रभावी हो गया था उसी से संबंधित यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक व्यापार के माध्यम से आए थे और किस तरह से धीरे धीरे यहाँ के पूरे मुख्य व्यक्ति बन गए, उन्होंने अपना पूरा एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था, वो उसी के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और उसका जो नुकसान था वो भारत देश को उठाना पड़ा। क्योंकि और भी बहुत सारे यहाँ पर आए, जिसमें ये मार्सेंटिल है, जो कि ये भी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इसमें आपका यहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है कि ये बिजनेस enterprises that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at high price। यानी इनका उद्देश्य क्या था कि गुड्स, सामान को सस्ता खरीद करके और हाई प्राइस का मतलब उच्च दामों में, ऊंचे दामों में इसको बेचा जाए। इसके अलावा यूरोप में कुछ और भी ऐसी कंपनियां थीं जो इनका आवागमन यहाँ हुआ, और यहाँ पर जो पुर्तगाली, कुछ डच से, पुर्तगाली, बहुत सारे लोग ऐसे आए यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर कंपनी अपनी लगाई और व्यापार किया। इसमें यूरोप में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई थी, जिसमें वाज द कंपनी वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग टू सम थिंग्स, कुछ चीज़ों खरीदने के लिए फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, अच्छी क्वालिटी की कॉटन मिलता था, सिल्क था, प्रोड्यूस था भारत के अंदर। वहाँ से बड़े बड़े उसमें यूरोप में उसको बिना पीपर, जो भी मसाले वगैरह थे, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ाते चले गए। और भी बहुत सारे ऐसे थे, जैसे वास्को ड गामा था सन 1490, ईस्ट कंपनी द बिगिन विद द बंगाल, बंगाल से इसका स्टार्टिंग हुई थी। इसमें जो समस्याएँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड द इन बंगाल, बंगाल से इसका स्टार्ट हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने व्यापार की समस्या भी रही थी। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन द ट्रेड इन बंगाल, ट्रेड इन
बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। 1651 में इन्होंने पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू की थी। तो पूर्व में हुगली नदी और ये कलकत्ता को उधर पड़ता है, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। उसमें इनको कंपनी को ट्रेडर्स को नॉन एज दैट एंड द फैक्टर्स के नाम जाना जाता था, क्योंकि द फैक्ट्री हैड द वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर उनको कहा जाता था। और क्योंकि इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ नियत होने वाली वस्तुओं को एकत्रित किया जाता था। सन 1696 में यानी नेक्स्ट ईयर आगे चल के यहाँ पर यह फॉरवेन जो एक रॉयल ऑर्डर्स के द्वारा किया जाता था। और 1696 में द कंपनी आबादी के चारों ओर जो था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ्रेम के रूप में जो फ्रेम्स उन्होंने तैयार किया था अपना, ये यहाँ पर 1696 में टू कंपनी इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाना आरंभ कर दिया। 2 साल बाद उसमें मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी उन्होंने हासिल कर रखी थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि गांव कालीकाता के नाम से जाना जाता था। आज जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, तो ये गांव उस टाइम था, ये इसको कालीकाता के नाम से जाना जाता था। और धीरे धीरे ये बढ़ करके एक गया। यहाँ पर फॉर्म ने भी मैंने बताया था आपको, फरमान जारी कर दिए थे। फरमान लिखा, फरमान गांधी द कंपनी द राइट ऑफ द ट्रेड ड्यूटी फ्री। जो फरमान जारी किया गया था, उस फरमान का उद्देश्य क्या था? उस फरमान इससे सिर्फ कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, केवल उनको ही शुल्क मुक्त जो व्यापार का अधिकार मिला था, बाकी सभी से कुछ ना कुछ लिया जाता था। क्योंकि कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, कुछ उसमें निजी पर्सनल भी करते थे। जैसे आज भी हम लोग और गवर्नमेंट वही काम होते हैं, वही प्राइवेट लोग करते हैं, तो उस टाइप से उस समय भी ये होता था। उन्हें यह छूट नहीं थी कि, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। इससे बंगाल की राजस्व वसूल बहुत कम हो गया था। इस प्रकार से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो किस तरह से आगे जाके डेवलप हो गया था। और धीरे धीरे ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, यानी जो व्यापार थे, व्यापार से लेके युद्ध तक, युद्ध भी कैसे हुए इसमें। तो थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफिट, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि वहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल उन्हीं को शुल्क मुक्त रखा गया था। तो नवाब वगैरह उन पर प्रेशर उनसे सब देना पड़ता था, उनको टैक्स वगैरह भी देना पड़ता था। तो इसी के कारण व्यापार से धीरे धीरे युद्धों में तक चला गया, जो व्यापार था वो युद्ध में परिवर्तन हो गया। तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत से ही कंपनी बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, क्योंकि पहले औरंगजेब थी तो उनका थोड़ा ज़्यादा दबाव रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी मृत्यु के बाद धीरे, और दूसरे क्षेत्र की ताकत की स्थिति भी उस समय ऐसी ही थी। इसमें मुर्शिद कुली खान के बाद जो अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। स्टार्टिंग में मुर्शिद कुली खान थे जो बंगाल के नवाब थे, उनके बाद उनका बेटा अली वर्दी खान बना, और उसके बाद फिर उस कंपनी में उनके जो सिराजुद्दौला थे जो नवाब ऑफ द बंगाल बने। इस तरह से धीरे धीरे ये परिवर्तन होते चले जाते थे। और नहीं, वेस्ट बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही थी और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही थी, क्योंकि कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि यदि स्थानीय अधिकारियों को वित्त की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। और ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता चला गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंपनी के जो लोग थे, कंपनी पार्ट ऑफ द डिक्लेयर दैट द यूनिट्स ऑफ द डिमांड्स, उनकी डिमांड्स पर जो मांगें होती थी उन पर, और इसी वजह से वहाँ टकराव होने लगा। और इसे कॉन्फ्लिक्ट एंड द फाइनली क्लेम द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और इसी के कारण अंत में इन्हीं टकरावों के परिणाम
से प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ, जो प्लासी के नाम से जाना जाता है, वो उसी का पहला युद्ध दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी 1756 वैन अली वर्दी खान डेड। 1756 में जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में, उसके बाद सिराजुद्दौला बिकम द नवाब बंगाल। तो सिराजुद्दौला थे वो वहाँ के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि यह नवाब जो था तो बहुत ही ताकतवर था। कंपनी सिराजुद्दौला के स्थान पर ऐसा कठपुतली नवाब चाहती, क्योंकि जब ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति के स्थान में जाता है तो उनका अधिपति अपना जमा रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य, तो उनका उद्देश्य ये था कि किसी दिन को उठाकर कोई ऐसा नवाब बैठाला जाए वहाँ पर, जिससे कि कठपुतली का मतलब होता है जो किसी के इशारों पर ना सारी एक्टिविटी को करे। क्योंकि कठपुतली का कभी आप लोगों ने डांस सीखा तो उसमें क्या होता है, ये होता है कि उनको वायर के द्वारा जोड़ करके और विदा हिडन बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ने बारीक होते हैं, और उन्हीं के इशारों से वो सारी एक्टिविटी होती है। उसका मतलब होता है कि उनके कमांड, जैसे रिमोट सिस्टम होता है, रिमोट के द्वारा ही सारे आपके जितने भी रिमोट आपके एप्लीकेंट होते हैं, जो आइटम होते हैं, वो सब रिमोट की कंट्रोल से चलते हैं। उसी प्रकार से वो चाहते थे। तो क्योंकि और बहुत सारा प्रयास भी किया उनको वो करने का, सिराजुद्दौला के प्रतिनिधियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, परंतु कंपनी की कामयाबी नहीं मिली बहुत। लेकिन ऐसा करने पर कोई भी नहीं कर पाया, बल्कि जवाब में सिराजुद्दौला ने अपनी 30,000 सिपाहियों की उन्होंने क्या किया, अपनी सफलता के लिए जो उनके उसमें उन्होंने यहाँ पर दिया गया आफ्टर निगोटिएशंस फेल्ड। जब उनका ये फोल्ड हो गया तो द नवाब मार्च विद द 30,000। जब उनका ये उद्देश्य खत्म हो गया तो 30,000 सैन्य के साथ, सिपाहियों के साथ वो उन्होंने बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जो एक पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी वहाँ पर बंगाल में, उस पर उन्होंने हमला बोल दिया और अफसरों को गिरफ्तार कर गोदाम में ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीनकर उनके जहाज़ों को घेरे में ले लिया था। तो इसके बाद वन ड्यू द फॉल द कलकत्ता। इसके बाद नवाब थे वो कलकत्ता स्थित किले पर, जो नवाब थी कलकत्ता कंपनी, जो कलकत्ता उनकी कंपनी क्योंकि वहीं उन्होंने खोला था, तो उसमें जाकर के उन्होंने वहाँ भी स्थिति गंभीर हो गई थी और कब्जे में कर लिया। मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने बाहरी ने भी रॉबर्ट जो क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया, क्योंकि वहाँ तैनात जो मद्रास में तैनात कंपनी थी वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सेना का रवाना कर दिया। और सन 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, जिससे सिराजुद्दौला की हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि डबल प्रभाव हो गया यहाँ पर। एक और उसमें भेज दिया गया, मद्रास का जो का संचालन कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उनको भेज दिया गया था। यहाँ पर ये कोर्ट के बारे में दिया गया है, जो बहुत सारे यहाँ के जो फंक्शंस थे उनको किस तरह से कंट्रोल में किया गया। और इस प्रकार से ये आपका कंपनी जल्दी ही एहसास, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि उसमें जिसका मुख्य कारण था कि उसकी सेनाओं का संचालन करना, तो इसी डिफीट ऑफ द नवाब वाज द फोर्स्ड लेड बाई द मीर जाफ़र के कारण सिराजुद्दौला को जो हार का सामना करना पड़ा था, उसका मेन उद्देश्य था, जिनके साथ का साथी था मीर जाफ़र, उसने गद्दारी की थी, जिनका कमांडर्स था, उसी के कारण ये फेल हो गए और उसकी वजह से गया। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब कोई ऐसा होता है तो अपना ही कोई व्यक्ति है बीच में करके हमारा नुकसान करता है। तो द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकम इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री टू द कंपनी वन इंडिया। क्योंकि ये प्लासी का युद्ध इसीलिए फेमस हो गया था क्योंकि कंपनी की जो पहली विक्ट्री जीत थी वो भारत की में पहली उनकी यही जीत का कारण थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज assassinated, मीर जाफ़र मेड द नवाब। जब हार गया तो उन्होंने का उद्देश्य ये था, क्योंकि लालच की वजह से मीर जाफ़र को क्या किया, वहाँ का नवाब बना दिया गया। और फिर वो अपनी तरह से मनमानी कंपनी थी, वो अपनी कंपनी जल्दी ही एहसास होने लगा और कठपुतली वाला नवाब हमेशा कंपनी के सारों पर नहीं चलते थे।
और मीर जाफ़र द्वारा कंपनी का विरोध करने पर फिर वही हुआ कि उसने उस टाइम बन गया, लेकिन मीर जाफ़र भी विरोध करने लगा, क्योंकि जब वो तख्त पे बैठ जाता तो अपने हिसाब से सारे कार्य करने की चेष्टा करता है। तो फिर भी मीर कासिम भी कंपनी को परेशान करने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ, मीर जाफ़र के द्वारा विरोध करने पर उसे हटा करके, जब मीर जाफ़र ने विरोध किया उसको हटा दिया, उसकी जगह किसको बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। और इसकी तरह से उसको नवाब बनाने के बाद मीर कासिम सन 17 मीर जाफ़र को यहाँ से हटा दिया था, और 1764 में ये यहाँ पर उनको हटा दिया, और सन उसमें 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हरा करके फिर बक्सर का युद्ध, बक्सर का जो युद्ध हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद हुआ 1764 में। 1764 में जो था वो बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में जो मीर कासिम हराकर उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया, यानी मीर जाफ़र चला गया, और मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। फिर मीर जाफ़र ने गद्दारी की और वो जा कर के हाथ पे जोड़ने लगा गया, उसको फिर वहाँ का बंगाल का जो नवाब तो बना दिया। इस तरह से धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता चला गया। 1765 में जो मूड थे, 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। मुगल सम्राट का राज था, उन्होंने फिर क्या किया कि अंत में बंगाल का प्रांत का जो दीवान था वो उन्होंने कंपनी को ही नियुक्त कर दिया। फाइनली 1665 में यहाँ पर उन्हीं को मुगल एम्परर ने अंग्रेजी शासन उन्हीं को आपका जो नवाब था वो नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब। जो कंपनी थी, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे बन बैठे? क्योंकि नवाब बनने का मतलब था कि कंपनी के पास सत्ता और ताकत थी, इसी कारण से बने। कि इसका मतलब ये था कि उनके पास ताकत भी थी और शक्ति, दोनों ही का प्रयोग किया उन्होंने। कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी नवाब की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। और धीरे धीरे क्योंकि जो वहाँ के नवाब के स्थान लेने के बाद आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका था कि प्लासी के युद्ध के बाद असली नवाबों का जो वाहे को वादे कर दिया गया था कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन एवं बहुत सा धन दें। सन 1743 में, यहाँ 1743 में एज ऑफ द जो 43 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया था, तब उसकी उम्र 18 साल की थी मात्र, और उसने भारत में ही बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। और सन 1716 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से रवाना हुआ था, तो यहाँ की दौलत जो थी वो इतने पाउंड थी, 4,01,102 पाउंड के बराबर थी, समझ लो। जो उसकी यहाँ के उसकी जब यहाँ से गया था तो उसकी जो आमदनी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन सन 1772 में, जब उसने 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जब 2 बार के उनके बाद बनने के बाद जब ब्रिटिश संसद में उसे स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो उसे भ्रष्टाचार से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसकी आत्महत्या कर ली थी। उसको 72 में ब्रिटिश संसद में उसे स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी, और उसके 1774 में उसने आत्महत्या कर ली इसी से विक्षुब्ध होकर के। आज आपका टॉपिक ये यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पर इसी टॉपिक से रिलेटेड अगले टॉपिक पर हम लोग ध्यान देखेंगे कंपनी रूल एक्सपेंड्स, यानी कंपनी का शासन था वो आगे जा कर के किस तरह से एक्सपेंड हुआ, किस तरह से बढ़ा। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से वो धीरे धीरे एक ट्रेडिंग के व्यापार के रूप में आने के बाद और धीरे धीरे वो किस तरह से अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करने लगे थे।
अब आगे नेक्स्ट डे हम लोग इसी का अगला पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।